आज का जिला है ढिंडोरी। ढिंडोरी को 25 मई 1998 को मंडला से अलग करके बनाया गया और ये मैकाल पर्वत श्रेणी में बसा हुआ है। यहाँ पर साल के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए सदाबहार कहते हैं इनको। यहाँ पर बैगा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त है। अयस्क के रूप में देखें तो यहाँ पर लोहे का निष्कर्षण होता है। लोहे से उत्पाद बनाने की कला भी ढिंडोरी में काफ़ी प्रचलित है। इस प्रकार से लोहे जो अयस्क है उससे इसको निष्कर्षण करते हैं और यहाँ लोहे से ही बहुत सारे सामान को बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे इसके पर्यटन के बारे में बात करते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो ढिंडोरी में देवनाला वाटरफॉल है। देवनाला वाटरफॉल दो पहाड़ियों के बीच से निकलता है, तो कुछ इस तरह से सकरी घाटी का निर्माण करता है। इसके बाद है कपिल धारा। कपिल धारा को भी देख लेते हैं किस तरह से ये दिखाई देता है। ऊपर से गिरती हुई एक धारा है, उसकी वजह से इसको कपिल धारा के नाम से जानते हैं। कपिल धारा किस तरह से दिखाई देता है उसको हम देखते हैं एक बार। इस तरह से ये कुछ दिखाई देता है कपिल धारा। इसके बाद हम आते हैं नेवसा वाटरफॉल। नेवसा वाटरफॉल ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है। ये भी ऊपर से गिरती हुई एक पानी की धारा है जो दिखाई देती है। फॉसिल पार्क घघवा, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से बात करेंगे। फॉसिल पार्क जो घघवा है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अभी तक कंफ्यूजन में थे लोग कि फॉसिल पार्क जो है वो मंडला में है, लेकिन ये ढिंडोरी में है। जब इसको अलग कर दिया गया था ढिंडोरी को मंडला से 31 मई 1998 को। इसके बाद हम बात करते हैं कि ढिंडोरी को, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ढिंडोरी को जो मंडला से अलग किया गया 31 मई 1998 को, तो उसके बाद से ये जो फॉसिल पार्क है ये आ गया है ढिंडोरी में। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से अवशेष हैं। यहाँ पर जो फॉसिल पार्क है जीवाश्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर कई डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं, जिसकी वजह से इसे जीवाश्म पार्क घघवा भी कहा जाता है, यानी फॉसिल। इसके बाद हम आते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। कुछ अन्य पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पर्यटन स्थल है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर कारोपानी डियर पार्क। कारोपानी में हिरण की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही हल्दी करेली घाटी है। यहाँ पर एक घाटी जिसका नाम हल्दी कलेरी है। साल के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं और डगोना जलप्रपात भी पाया जाता है। तो हल्दी करेली घाटी कुछ इस तरह से जो है दिखाई देती है। अपने आप में कई जो पत्थरों की एक घाटी बनी हुई है, इसके बाद से इसे हल्दी करेली घाटी कहते हैं। इसके बाद देखिए ये साल के वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डगोना जलप्रपात। डगोना जलप्रपात को डगोना इसलिए बोलते हैं कि आप एक डग में ही इसको पार कर सकते हैं, यानी एक ही छलांग से आप इस जलप्रपात को जो है पार कर सकते हैं, इसलिए इसको डगोना जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम चलते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में। तो धार्मिक स्थल कौन कौन से यहाँ पर? कुकरड्रा मठ मंदिर। ये मंदिर के बारे में सबसे बड़ा इतिहास ये है कि इसको ऋणमुक्तेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ऋणमुक्तेश्वर मंदिर क्यों कहते हैं इसके बारे में बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 10वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अपने गुरु से ऋण मुक्त होने के लिए इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया। इस वजह से इस मंदिर को कुकर्रा मठ मंदिर के साथ साथ जो है ऋणमुक्तेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसके बाद हम आते हैं रामघाट। रामघाट चूँकि ये जो हमारा ढिंडोरी है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसकी वजह से कई घाट यहाँ पर बने हैं। ढिंडोरी में बूंदर नदी भी है। अब देखिए रामघाट है, शंकर घाट है, रामगढ़ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं रामगढ़ के बारे में। रामगढ़ जो है अमरपुर के पास है।
इसके पास ये अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई की समाधि बनी हुई है। रानी अवंतीबाई ने यहीं से रहकर, अमरपुर से रहकर ही जो है अपना अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई जो है की थी। एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी अवंतीबाई 20 मई 1958 को शहीद हो गई थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो गतिविधियां थी उन्होंने यहीं पर स्टार्ट किया था। इस प्रकार से कुछ दिखाई देता है। अवंतीबाई की जो समाधि है यहाँ पर बनी हुई है और उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी थी वो यहीं से उन्होंने संचालित की थी। उसके बाद रानी जो है शहीद हो गई थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद देखिए रानी की जो है इस प्रकार से स्टैचू बनाया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। एग्जाम के हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है ये जिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनता है, इस पर हमेशा बनता ही रहता है। आगे हम कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं कि डिंडोरी जिला जो है प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी कहते हैं इसको। यानी सबसे अधिक जनसंख्या गाँव की दृष्टिकोण से सबसे अधिक इसी जिले में है। और लिंगानुपात में यदि हम बात करें तो अधिकतम लिंगानुपात में चौथा स्थान रखता है डिंडोरी जिला। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिकतम शहरी जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जो है जिला है डिंडोरी में। नगर में तरफ जो प्रवास है बहुत ज़्यादा कम है, किंतु ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं बहुत ही गाँव के प्रेमी हैं, हम ये कह सकते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इसे कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी हम बहुत ध्यान से रखें कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है डिंडोरी। आगे हम बात करते हैं कि अन्य क्या प्रश्न पर बन सकते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो MPPSC हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम होते हैं। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है इसमें जो डिंडोरी जिला में, कि डिंडोरी जिला में और कौन सी शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान रखता है। यानी अधिकतम लिंगानुपात में चौथा स्थान रखता है, जबकि शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान रखता है। सबसे कम सिंचाई वाला जिला भी इसे कहते हैं। यानी सबसे कम सिंचाई होती है यहाँ इस जिले में। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कृषि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये, क्योंकि अधिकतम सिंचाई तो नहीं होती है क्योंकि अच्छा नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और क्या राष्ट्रीय उद्यान घुघा, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, पहले भी बताया था मैंने इसके बारे में। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जीवाश्म इसकी खोज की थी 1963 में बना था ये, और इसकी खोज डॉक्टर धर्मेंद्र द्वारा की गई 1970 में। यानी डॉक्टर क्वेश्चन दोनों इसमें महत्वपूर्ण है, किसने बनाया और कब बना और कब इसकी खोज की गई। इसके बाद हम आते हैं कुछ अन्य पॉइंटों पर। देखिए चलिए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यदि इस पर कोई क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो 1963 इसका आंसर होगा। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके द्वारा खोज की गई थी, डॉक्टर धर्मेंद्र के द्वारा की गई थी, और किस सन 1970 में की गई थी। साहिनी इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा इसको रिसर्च किया गया है इस पर। यहाँ की नदियों के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है। और कृषि के रूप में बात करें तो यहाँ पर मक्का और कोदो कुटकी जो है यहाँ पर प्रमुख फसल है। इसके बाद वनों के बारे में बात करें तो सदाबहार साल के वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार साल के वृक्ष कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से बैगा जनजाति पाई जाती है। चलिए बैगा जनजाति के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। यहाँ की जो बैगा जनजाति है वो कुछ इस प्रकार से इनका जो वेशभूषा होता है बैगा जनजातियों का इस तरह से दिखाई देता है। इसके बारे में बैगा जनजाति जो होती है यहाँ पर शिकार कला और औषधि ज्ञान, साथ ही इनका एक रेडियो प्रसारण केंद्र भी है। इसके साथ ही ये पाटनगढ़ चित्रकला में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब अपना रोल होता है इनका। बैगा जनजाति के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं तो इनके लोक नृत्यों में सुआ नृत्य और कर्मा लोक नृत्य है, साथ ही बिल्मा और झरपट लोक नृत्य है। पाटनगढ़ चित्रकला की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये लोग चित्र जो है अपने बनाते हैं।
घरों में। संबंधित व्यक्तियों के बारे में बात करें तो जन गण सिंह सयाम जी हैं, जो कि एक प्रकार के चित्रकार हैं, यानी चित्रकार हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। जापान में इन्होंने अपनी जो है प्रदर्शनी लगाई थी। साथ ही साथ ये 2011 में इनकी मृत्यु हो गई है, जबकि इनको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो इस प्रकार से ये ढिंडोरी जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में शुमार हैं।